नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान व हमारी शासन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान के भाग और संविधान की अनुसूचियाँ, इन 3 पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो यह आपके आने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो आपको बता दें कि यूपीपीएससी का आरओ फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी पर 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप सिलेबस और पैटर्न के बारे में जो है जान सकते हैं। और इसमें आपको जो है पूरे यानी कि जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वह हिंदी माध्यम में दिए जाएंगे, वीडियो आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ये हमारा कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कोड आप जरूर यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। और अनअकैडमी प्लस पर जो है फ्री वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप जो है अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे। वहाँ से जो है प्लस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का जो है इंटरफेस खुल कर आएगा। आपसे जो है मांगा जाएगा इंटर एंड इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, आप हमारा ये कोड यूज करना EXAMLEARNER। जैसे ये आप कोड यूज करेंगे आपका वीडियो जो है वह अनलॉक हो जाएगा। यहाँ आप जो है उसे देख सकते हैं। तो एग्जाम लर्नर कोड जरूर यूज कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर्स का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप मॉर्निंग 10 बजे वाला क्लास जो है देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें जो है क्या क्या हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा कौन था, तो वह था वारेन हेस्टिंग्स था। और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल कर दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद इसी एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया था। ये प्रश्न जो है पूछा भी गया है आपका कई बार कई परीक्षाओं में कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। तो 1773 का तो आपका आंसर जो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद अगला जो है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें अधिनियम द्वारा 6 सदस्यों की एक नियंत्रक मंडल यानी कि जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है आप याद रखिएगा इस अधिनियम के द्वारा 6 सदस्यों का एक नियंत्रक मंडल जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था उसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है यानी कि नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके बाद अगला है 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद अगला है 1813 का चार्टर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपका। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार जो था वह बना रहा। और इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान हेतु रखा गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करने का जो है व्यवस्था किया गया, तो वह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद अगला है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट से जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी हम पिछले जो एक्ट में पढ़े हैं यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में, तो इसमें जो है कि भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन से व्यापार और चाय
के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट जो आया इसमें पूर्णतः जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट आपका पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद इसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अगला है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर है अगला आपका 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट ये आपका अंतिम चार्टर एक्ट था। उसके बाद से जो है 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद से अधिनियम जो है पारित होने लगा। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के द्वारा? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसके बाद आपका 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद से बहुत सारे जो है परिवर्तन आए। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यानी कि 1858 से पहले, यानी कि 1857 की क्रांति जो हुई आपका, उससे पहले भारत में कौन शासन करता था? तो कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद आपका आया भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद से कंपनी के हाथों से यानी कि शासन कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली। यानी कि पहले जो भारत के गवर्नर जनरल कहलाते थे, अब उनको वायसराय कहा जाने लगा, जो कि क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था, यानी कि राजा का प्रतिनिधि के रूप में वह कार्य करता था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। तो ये जो है इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाएगा, भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। उसके बाद अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। मार्ले मिंटो रिफॉर्म जिसे कहा जाता है, मार्ले ये भारत सचिव था और मिंटो जो था वह वायसराय था। इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो नाम पड़ा। और इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई। तो प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई थी? तो वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। उसके बाद अगला है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू यह भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड यह वायसराय थे। इन्हीं के नाम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम पड़ा। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत इस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो यदि पूछा जाए प्रश्न आपका कि प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। और 1919 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा ही केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। उसके बाद अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न जो है हमेशा बनता है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई, जो कि आपका 1919 अभी आपने पढ़ा 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो है द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 में समाप्त करके प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई और इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है। उसके बाद द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई, जो कि 1919 अधिनियम में वह आपका प्रांतों में लागू था द्वैध शासन व्यवस्था, जिसे अब केंद्र में लागू किया गया 1935 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। प्रश्न जो है बनता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और उड़ीसा एवं सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए, ये भी आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही। अगला है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस अधिनियम में 2 डोमेनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई थी। आपको पता होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था और 15 अगस्त को भारत जो है वह आज़ाद हुआ था। उसके बाद अगला जो है आपका भारतीय संविधान के भाग, यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके बाद जो है पहला भाग है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग पहले में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में जो है वर्णित है। उसके बाद भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है, और नागरिकता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। ये हमेशा पूछा जाता है नागरिकता वाला, तो इसे याद रखिएगा। नागरिकता किस भाग में है संविधान के, तो भाग 2 में है, और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद में मूल अधिकार वर्णित है। तो यदि पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार है, तो भाग 3 में, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार जो है दिए गए हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद भाग 4 क में है मूल कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 क में है। भाग 5 में है आपका संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। भाग 6 में है राज्य, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 152 से लेकर के 237 के बीच है। भाग 7 ये आपका पहली अनुसूची कि भारत के राज्य हैं, जो कि अनुच्छेद 238 संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ये निश्चित कर दिया गया। भाग 7। भाग 8 आपका है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242। ये जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि संघ राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 8 में है, और अनुच्छेद 239 से 242 के बीच। उसके बाद भाग 9 में है पंचायत, इंपॉर्टेंट है। पंचायत ये अनुच्छेद 243 का से लेकर के 243 अड़ा तक जो है दिया गया है। तो पंचायत पूछा जाएगा किस भाग में है संविधान के, तो भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं, जो कि अनुच्छेद 243 ता से 243 या 6 तक जो है नगर पालिकाएँ हैं। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 244 और 244 का के बीच है। भाग 11 में है आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। भाग 12 में है आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 के बीच है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद पूछा जाए तो 301 से 307 के बीच। भाग 14 में है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 और अनुच्छेद 323 के बीच। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 के बीच, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाग 16 में आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक वर्णित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। भाग 18 आपात उपबंध, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 के बीच दिया गया है। भाग 19 में है प्रकीर्ण, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण, अनुच्छेद 361 से 367 के बीच। भाग 20 में है संविधान का संशोधन, ये आपका अनुच्छेद 68 में वर्णित है। ये पूछा भी गया है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 368, और किस भाग में है, तो ये भाग 20 में है। भाग 21 में आपका अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के बीच। और भाग 22 में आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 393 से 395 के बीच। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं पूछा जाएगा, तो कुल 22 भाग हैं, याद रखिएगा। और प्रारंभ मूल में जो है कुल कितने अनुच्छेद थे, तो कुल 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में 448 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला है संविधान की अनुसूचियाँ, यानी कि शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियाँ थीं। ये जो है पूछा भी गया आपका कि कितने अनुसूचियाँ थी, तो कुल मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण जो है आपका नीचे दिया गया है। तो कुल मूल संविधान में देखा जाए 395 अनुच्छेद था आपका, और 22 भाग था, और 8 अनुसूचियाँ था। लेकिन अनुसूचियाँ वर्तमान में कितना हो गई है, तो 12 अनुसूचियाँ हो गया है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।
द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में? तो द्वितीय अनुसूची में है। तीसरे अनुसूची में है आपका इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरे अनुसूची में। और चतुर्थ अनुसूची में आपका इसमें राज्यसभा के विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये चौथा अनुसूची हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। चौथे अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में है आपका इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में आपका इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न जो है बनता है। उसके बाद सातवीं अनुसूची इसमें संघ सूची है जिसमें कुल 100 विषय, राज्य सूची 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख जो है किया गया है। तो सातवीं अनुसूची जो है आपका ये सूचियों से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। स्टार्टिंग में लेकिन जो है ध्यान दीजिएगा, संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? तो 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में जो है 52 विषय हैं। तो ये जो है आपका नया आपका दिया गया। पुराना जो था यहाँ इनकी संघ सूची में 97 विषय पहले था, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47, लेकिन वर्तमान में संघ में 100 विषय हो गए हैं और राज्य में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। उसके बाद जो है अगला है आपका 8वीं अनुसूची। तो इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कुल कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। आप देख सकते हैं असमिया है, इसमें बांग्ला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, मैथिली, संथाली। याद रखिए अंतिम 4 भाषा जो जोड़ा गया था संविधान में वह था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद है आपका 9वीं अनुसूची। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 इसमें जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची कई बार पूछा गया है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को। उसके बाद अगला है आपका 12वीं अनुसूची। इन अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया 12वीं अनुसूची को। तो 11वीं अनुसूची को भी जो है आपका ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में इसे भी जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में 29 कार्य क्षेत्र, ये पूछा भी जाता है आपका, 29 कार्य क्षेत्र सौंपा गया, याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए? तो 18 कार्य क्षेत्र सौंपा गया था। तो दोनों ही जो है याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को कितने कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे, तो 29, और 12वीं अनुसूची में यानी शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारतीय संविधान व हमारी शासन व्यवस्था का पहला पार्ट। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।